हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर और स्वागत करती हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 9th इंग्लिश बी हाइव की पोम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। और जो टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं वो है NCERT सॉल्यूशंस। इस पोम के एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवाइसेस और समरी हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और आज देखते हैं इसके NCERT सॉल्यूशंस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, What kind of place is Innisfree? Think about। यानी जो इनिसफ्री जो जगह है वो किस तरीके की जगह है। ओके, सो सबसे पहले का इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस यहाँ हैं। देखिए, यहाँ पहले आपको एक फ्रेज़ दे दिया गया है, एक सेंटेंस दे दिया गया है और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और हर क्वेश्चन अलग अलग स्टैंजास से है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है द 3 थिंग्स द पोएट वॉन्ट्स टू डू व्हेन ही गोज़ बैक देयर। ये स्टैंजा 1 से ये क्वेश्चन है कि ऐसी 3 चीज़ें बताइए जो पोएट चाहता है करना जब वो इनिसफ्री आइलैंड पर जाए। यानी स्टैंजा 1 का क्या मतलब है कि वो वहाँ जाके क्या क्या करना चाहता है। रिमेंबर, एक्सप्लेनेशन के दौरान मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जो स्टैंजा 1 है वो पूरी तरीके से इसी बात पर है कि यीट्स वहाँ जाके, इनिसफ्री में जाके क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या वहाँ पर करके अब जो पीसफुल एनवायरनमेंट है वो भी चाहते हैं, लेकिन बेसिकली उनका क्या मोटो है क्या करने का, कि वहाँ जाके वो क्या क्या करेंगे। तो वो कौन सी 3 चीज़ें हैं। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है स्टूडेंट्स कि वो सबसे पहले तो अपना एक छोटा सा रूम बनाना चाहते हैं, एक केबिन। रिमेंबर, केबिन इज़ अ वर्ड जो यीट्स ने यूज़ किया है इस स्टैंजा में। उसके अलावा वो कैसे बनाएंगे उसको, किन किन चीज़ों से, क्ले और वाटर्स से। देखिए, आप यहाँ पर ट्विग्स भी लिख सकते हैं, ऑलराइट, उसमें कोई गलत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्ले एंड वाटर्स अगर लिखेंगे जैसा पोम में मेंशन है एज इट इज़ लिखेंगे तो आप मार्क्स स्कोर कर ही पाएंगे। उसके अलावा वो और भी ज़्यादा उस आंसर को अप्रोप्रिएट बनाता है, और भी ज़्यादा उचित बनाता है। ऑलराइट, तो वो चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो सबसे पहले बनाएंगे केबिन। दूसरी चीज़ वो क्या करना चाह रहे थे, दूसरी चीज़ वो करना चाह रहे थे 9 रो ऑफ बीन्स। एग्जैक्टली, मतलब वो बीन्स वेजिटेबल जो है उसकी खेती करना चाह रहे थे। और कितनी रोज़ या क्यारियाँ कहना चाहिए, या कितनी खुदाई उन्होंने करनी है, 9 रोज़ की। ठीक है, 9 लेन्स बनानी है उन्हें, 9 रोज़, उसके अंदर वो बीन्स सब्जियां उगाना चाहते हैं। उसके अलावा वो क्या करना चाहते हैं, एक खाना खाने के बाद एक स्वीट डिश तो बनती है ना, तो वो स्वीट डिश कैसे आएगी, एग्जैक्टली हनी बीज के शहद से। तो वो हाइव भी वहाँ पे एक बनाना चाहते हैं हनी बीज का, ताकि उनको एकदम ताज़ा ताज़ा, एकदम फ्रेश हनी मिले, ताज़ा ताज़ा शहद उन्हें मिले। ये 3 चीज़ें वो जाकर वहाँ करना चाहते हैं। क्या ये आंसर बिल्कुल सही है, देखते हैं। लेकिन उसके पहले हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो है What he hears and sees there and its effect on him। स्टेंजा 2 में हमने लिखा है, पूछा गया है ये क्वेश्चन कि वहाँ जाके वो क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं और उसका उन पर क्या असर होता है। क्या देखते हैं वो, चारों पहर के नज़ारे, मॉर्निंग का नज़ारा, दोपहर का नज़ारा, शाम का नज़ारा, आधी रात का नज़ारा। कभी वो उगता हुआ सूरज देख रहे हैं, कभी वो दोपहर का पर्पल ग्लो देख रहे हैं, कभी आधी रात में चमकते हुए सितारे देख रहे हैं, और शाम का नज़ारा है जब सभी लिनेट बर्ड्स वापस अपने घरों को लौट रही हैं। ये सब तो वो देख रहे हैं और सुन क्या रहे हैं, लिनेट बर्ड के पंखों की आवाज़ सुन रहे हैं। लेकिन जो आई एम सॉरी, जो क्रिकेट जो गाना गाता है, जो क्रिकेट सिंग्स, वो उन्हें सुनाई दे रहा है। इस माहौल में और ज़्यादा कामनेस और पीस ऐड कर रहा है। ओके, ये सब उन्हें सुनाई और दिखाई दे रहा है वहाँ पर अपनी इमेजिनेशन में। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन है, वॉट ही हियर्स इन हिज हार्ट्स कोर इवन व्हेन ही इज़ फार अवे फ्रॉम इनिसफ्री। ये है स्टेंजा 3 का क्वेश्चन, कि जब वो इनिसफ्री से इतना दूर हैं, एक्चुअल में तो इनिसफ्री में नहीं थे ना, वो तो वहाँ से दूर थे, कहाँ, मे बी लंदन, नॉट मे बी, वो लंदन में ही है। तो लंदन में जब हैं वहाँ रह के इनिसफ्री के बारे में इमेजिन कर रहे हैं, इज़न्ट इट। तो वहाँ रह के उन्होंने इतना ज़्यादा इमेजिन कर लिया है कि उनके कानों में भी कोई आवाज़ें गूंजने लगी हैं। किसकी आवाज़ गूंज रही है वो, इस बात का, इस क्वेश्चन का आंसर आप सब अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, इनके आंसर्स देखते हैं और ये भी देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपके आंसर से मैच होता है या नहीं। ऑलराइट, चलिए। तो सबसे पहला आंसर है, द पोएट वांट्स टू बिल्ड अ स्मॉल हट दैट इज अ केबिन ऑफ क्ले एंड वॉटर्स। केबिन ही वर्ड है जो यूज़ किया है इस पोम में यीट्स ने, इज़न्ट इट। इसके आगे ही विल हैव अ 9 बीन रोज, ये भी हमने बताया, मतलब बिल्कुल ठीक है। एंड अ हाइव फॉर द हनी बीज़ के लिए हाइव, ताकि उन्हें ताज़ा ताज़ा शहद मिले। यानी पहला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरे क्वेश्चन का क्या आंसर था? दूसरा क्वेश्चन है वो वहाँ क्या देखते हैं या क्या सुनते हैं? तो he hears peas come dropping and the crickets sing. He sees the midnight shine and a purple glow at noon. Evenings are full of linnets wings. He feels happy and gets peace of mind. ये सब वो नज़ारे देखते हैं और सुनते हैं, और इन सभी नज़ारों के साथ उन्हें क्या मिल रहा है? एक कामनेस, पीस और एक स्टेबिलिटी। ठीक है, पीस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड। मैं ये हर बार जैसे ही ये वर्ड आता है वैसे ही आपको बताती हूँ कि पीस को तो बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं ही करना है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स इन दिस पोम। ओके, तो सबसे ज़्यादा उन्हें पीस ही मिल रहा है। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ थे, और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि वहाँ इनिसफ्री में ऐसा क्या इमेजिन कर रहे हैं वो, इनिसफ्री के बारे में ऐसी कितना ज़्यादा उन्होंने सोच लिया है कि उससे दूर होते हुए भी, किसी दूसरी जगह होते हुए भी उनके कानों में कुछ आवाज़ गूंज रही है। क्या वो आवाज़ लेक वाटर की है जो शोर से या किनारों से टकरा के वापस लौट रहा है? आइए देखते हैं। ओह यस, ये तो बिल्कुल सही है। द पोएट हियर्स द लेक वाटर लैपिंग द शोर विद लो साउंड्स। यस, ये बिल्कुल सही है, और मुझे भी पूरा यकीन है कि आप लोगों ने भी यही आंसर अपने कमेंट्स में लिखा होगा। और अगर लिखा है, वेल डन स्टूडेंट्स, इट मीन्स एकदम क्लियर हो चुकी है आपको ये पोम। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, by now you may have concluded that Innisfree is a simple, natural place full of beauty and peace. How does the poet contrast it with where he now stands? Read stanza 3. इसका ये मतलब है बेसिकली कि अभी तक आपको एक सिटी लाइफ और जो इनिसफ्री है, आपको ये समझ में ही आ गया होगा कि इनिसफ्री एक बहुत ही नेचुरल प्लेस है, किस तरीके की जगह है, और वो सिटी लाइफ से किस तरीके से, मतलब पोएट ने किस तरीके से, यीट्स ने किस तरीके से कॉन्ट्रास्ट किया है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है किस तरीके से कंपेयर किया है, एक डिफ्रेंसिएशन दिखाया है बेसिकली। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट किया है उस जगह से जहाँ पर वो अभी है। तो अभी वो कहाँ है? अगर हम स्टैंजा 3 की बात करें तो वो कहाँ की बात कर रहा है? देखिए, फिर से मैं आपको बोलूँगी, इसने सिटी का नाम भी नहीं लिया। W.B. यीट्स ने कहीं पर भी सिटी का नाम नहीं लिया है। क्या इन्होंने यहाँ पर कहीं सिटी का नाम लिया है? देख लेते हैं। By now you may have concluded that Innisfree is a simple natural place full of beauty and peace. How does the poet contrast it with where he now stands? ठीक है, यहाँ पर भी सिटी या कोई भी और जगह है तो उसका नाम उन्होंने यहाँ नहीं लिया है। इस चीज़ को याद रखिए, ये भी एक बहुत ही की पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो उन्होंने सिटी का नाम नहीं लिया है, या किसी दूसरी देश में भी हैं या किसी पैरेलल यूनिवर्स में भी हैं तो उसका भी नाम नहीं लिया उन्होंने। यहाँ पर लिखा है वेयर, यानी वो जहाँ कहीं भी हैं इस वक्त, वहाँ पे
उस जगह से कॉन्ट्रास्ट कैसे किया है, उस जगह से कंपेयर करके क्यों कैसे वो इनिसफ्री है उसको बेटर बता दिया है। स्टेंजा 3 में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो एग्जैक्टली कहाँ है, किस किस जगह का नाम उन्होंने मेंशन किया है, कैसे कैसे एरियाज़ की उन्होंने बात की है जहाँ पर भी जहाँ उनको लेक वाटर की आवाज़ सुनाई दे रही है। पहले तो उन्होंने बात करी है स्ट्रीट्स की यानी रोडवेज़ की। रोडवेज़ का उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि वहाँ पर जो ट्रैफिक का शोर होता है वो भी किस तरीके से उनकी इस आवाज़ को जो उनके कानों में गूंज रही है वो रोक नहीं पाया। यानी ट्रैफिक के हॉर्न के, चाहे किसी की बातों करने के, कुछ भी आवाज़ जो हो रही है वहाँ पे, उनके कानों में जो पानी का एक स्वर जो दौड़ रहा है, बज रहा है, गूंज रहा है, उस धुन को, उस गाने को, उस आवाज़ को ये शोर शराबा भी रोक नहीं पा रहा है। यानी वो एक सड़क पे, रोड साइड कहीं पर है। तो इस तरीके का इतनी ज़्यादा बिज़ी रोड्स किसी गांव खेड़े में तो नहीं ही होती, कैसी जगह पर होती हैं। तो ये यीट्स ने ये काम हम पर छोड़ दिया है कि हम अपने मुंह से बोलें कि ये सिटी लाइफ है। इसका एक कारण ये भी है स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने एक्सप्लेनेशन के टाइम भी बताया था, उस वीडियो में भी ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की थी, समरी में भी एक्सप्लेन की थी कि ये चीज़ यही दर्शाती है कि पूरी पोम में यीट्स ने कितनी पॉजिटिव अप्रोच रखी है। Isn't it? It's very positive not to mention anything negative about any place. Alright, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि सिटी कितनी ख़राब है या वहाँ पर तो जाना ही नहीं चाहिए, रहना ही नहीं चाहिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं बोला है। सिर्फ ये बोला है कि इनिसफ्री के बारे में बस बात की है, वो भी इसलिए क्योंकि वहाँ सब नेचर है, वो नेचर के नज़दीक रहना चाहते हैं। और इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश की कि वहाँ कोई इंसान बसते हैं नहीं, इट्स अनइनहैबिटेड। ऑलराइट, कोई पॉपुलेशन नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो ये समझाने की कोशिश की और इसीलिए उन्होंने पोम में भी कहीं पर भी किसी भी दूसरे इंसान के बारे में बात नहीं की कि भाई कम लोग भी रह रहे हैं या 10-20 किलोमीटर दूर भी कोई व्यक्ति रह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इतना बड़ा तो खैर इनिसफ्री शायद होगा भी नहीं कि 10-20 किलोमीटर दूर कोई रह पाए। और इट्स अ वेरी स्मॉल आइलैंड, तो कुछ कदमों की दूरी पे भी अगर कोई और रह रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति रह रहा है, किसी का भी मेंशन उन्होंने नहीं किया है। एवरीथिंग वाज रिलेटेड टू नेचर एंड नेचर ओनली। ऑलराइट, तो इसका भी हमें पूरा ध्यान रखना है बहुत ही, और अपने आंसर्स में भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, वरना मार्क्स डिडक्ट होते हैं और आपको लगता है कि हमने तो सही लिखा था, स्कोर कम क्यों हुआ। किसी भी ऐसी चीज़ का मेंशन ना करिए जिसका पोएट ने कोई जिक्र नहीं किया है। तो अननेसेसरी कुछ भी लिखने की या बोलने की ज़रूरत वहाँ नहीं है हमें। ऑलराइट, तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि ऐसी जगह, तो पहली वो जगह कैसी है, जैसे उन्होंने कैसे बताया है, रोडवेज़, स्ट्रीट्स हैं, यानी चलता हुआ ट्रैफिक भी होगा वहाँ पे, उसी की तो आवाज़ आएगी ना। दूसरा उन्होंने बताया है पेवमेंट्स। देखिए पेवमेंट्स क्या होते हैं, गलियारे होते हैं। दूसरा एक पेवमेंट को बहुत एक वास्ट टर्म है, बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है आई शुड से, कि उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। बेसिकली पेवमेंट होते हैं, पेवमेंट ब्लॉक्स अगर आप जानते हैं, उससे एक तरीके से फ्लोरिंग की जाती है, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं और आपस में फिट हो जाते हैं, मिट्टी में ही उनको रख देते हैं, दैट इज़ द पेवमेंट ब्लॉक, ठीक है। वहाँ पे सॉरी, ये जो फ्लोरिंग होती है उस पर गाड़ियाँ भी चल सकती हैं, पेडेस्ट्रियंस के लिए भी वो अवेलेबल रहता है, ये सब है। लेकिन वो एरिया यहाँ बेसिकली कौन सा एरिया होता है, या तो पाथवेज़ होते हैं ना, जो फुटपाथ्स जो होते हैं, ऐसे एरियाज़ जो बेसिकली यीट्स ने उन एरियाज़ के बारे में बताने की बात की है जो जहाँ पे लोग एज सच आते जाते नहीं हैं। जैसे पहले ट्रैफिक के बारे में बात की, अब बात कर रहे हैं कि जहाँ कोई है नहीं, हार्डली 2-3 लोग आते जाते गुजर गए, इस तरीके से, तो वो बहुत ही डल है। इसके लिए उन्होंने एक वर्ड भी यूज़ किया है इस पोम में, विच इज़ ग्रे, GREY, ठीक है, GREY, ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया है ये दिखाने के लिए कितना डल है, कितना उदासी भरा है, अपसेटिंग सा है, बिल्कुल भी खुशनुमा माहौल होता ही नहीं वहाँ पे। तो भले ही सन्नाटा हो या शोर शराबे वाली आवाज़ हो, कोई भी माहौल हो, तो ये दोनों माहौल उन्होंने कहाँ पे बताए हैं। ये दोनों ही माहौल इनिसफ्री या इनिसफ्री जैसी किसी भी जगह पर आपको नहीं मिलेंगे। कैसे हमें पता चलता है,
क्योंकि हर पहर के बारे में, हर एक जो भी उन्होंने एक सिनेरियो डिस्क्राइब किया है उसके बारे में यीट्स ने ऐसे ही एक्सप्लेन किया है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक एक ज़रूर है। एंड म्यूज़िक है, नॉइस या शोर शराबा नहीं है। ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो शोर शराबा नहीं, म्यूज़िक है। तो किस किस का म्यूज़िक है? सबसे पहले बात करते हैं बी लाउड की, मतलब हनी बीज़ की आवाज़ हो रही, बजिंग साउंड है। फिर क्रिकेट की सिंगिंग की बात हो रही है, और लास्ट में है लैपिंग ऑफ लेक वाटर, इज़न्ट इट? तो सब म्यूज़िक साउंड्स हैं। ट्रैफिक का साउंड म्यूज़िकल तो होता नहीं, शोर शराबे वाला होता है। इस वे में इसे कॉन्ट्रास्ट किया गया है। तो एकदम ये बताया गया है कि इनिस्फ्री के बारे में बात करते करते जहाँ पर वो अभी हैं, तो एक ही लाइन में उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके की जगह पर वो अभी हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी गई है हम रीडर्स पे कि हम अंडरस्टैंड करें और हमें समझ जाए कि किस तरीके की जगह की बात यीट्स कर रहे हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं इतना ज़्यादा डिटेल में या इतना ज़्यादा इसको डीपली समझाने की कोशिश बार बार इसलिए कर रही हूँ ताकि आप इसका एक एक्यूरेट मीनिंग समझकर ही अपने क्वेश्चंस को आंसर करें। सिर्फ होमवर्क या क्लास वर्क करना, वहाँ तक सीमित रहना नहीं होता है स्टूडेंट्स। फाइनल हमें प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि बहुत दूर नहीं है। धीरे धीरे आज से प्रिपरेशन जब स्टार्ट होती है तभी हम फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए जाके फुल ऑन रेडी होते हैं और वो मार्क्स स्कोर कर पाते हैं जो हम चाहते हैं। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि देयर आर नो शॉर्टकट्स होते ही नहीं हैं। किसके लिए? सक्सेस के लिए, इज़न्ट इट? तो इस चीज़ को डिटेल में ही समझिए ताकि आपके आंसर्स की जो फ्रेमिंग है वो बेहतर हो सके। दूसरा, आपके आंसर्स लिखने के लिए मैंने आपके लिए सिंपल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया हुआ ही है। जैसे इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ है ही। सो ऑल्दो इट्स इन ओनली 3-4 लाइन्स, सिर्फ 3-4 लाइनों का ही है, लेकिन मीनिंग समझकर ये आंसर लिखना वो बहुत ज़रूरी है। वो उसमें अच्छा भी लगता है, यू फील गुड, लेकिन वो ज़रूरी भी है और आपको आगे भी काम आता है। ऑलराइट, तो एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से पढ़ ही लेते हैं। द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इनिस्फ्री इज़ यूज्ड एंड एक्सप्लेन्ड इन कॉन्ट्रास्ट विद द रोड्स एंड पेवमेंट्स इन द सिटी। यही मैंने आपको बताया। द पेमेंट इज़ ऑफ ग्रे कलर which symbolizes decay and death. Decay and death का बेसिकली यहाँ मतलब शाब्दिक अर्थ पे मत जाइए। डिके का मतलब बेसिकली होता है कोई चीज़ सड़ना, अगेन अपसेटिंग या उदासीनता को बताता है ये। और डेथ का मतलब है कि एकदम जान ही नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं कि सचमुच कोई मर गया हो, ऐसा नहीं है। मतलब किसी चीज़ में कोई जान ही नहीं है, लगता ही नहीं है कि ज़िंदा है, एज इफ़ इट्स डेड, ठीक है। तो किसी में कोई ऐसी हरकत नहीं नज़र आना, इस तरीके की कोई एक्साइटमेंट नज़र नहीं आना, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक डेथ, ठीक है। तो ये बताने का तरीका है यहाँ पे। ऑलराइट, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक इनिस्फ्री इज ओनली अ प्लेस और अ स्टेट ऑफ माइंड? डज द पोएट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज? बॉयहुड डेज का मतलब पहले समझते हैं। इसका मतलब है एडोलेसेंट ईयर्स जो होते हैं, यानी ये भी कह सकते हैं कि जो टीन एज होती है। टीन एज कौन सी होती है? 13 से 19 तक, ये है एडोलेसेंट ईयर्स होते हैं, ठीक है। ग्रोइंग एज जो होती है, जब वो बच्चे थे, यानी वो जिस जगह पर रहे हैं, W.B. यीट्स उस समय जिस जगह पर रहे हैं। और क्या आपको ये लगता है कि इनिस्फ्री क्या सिर्फ एक जगह ही है, इट्स जस्ट अ प्लेस, कि या फिर एक स्टेट ऑफ माइंड भी है? देखिए, इनिस्फ्री एक जगह तो है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का मतलब है कि इस पोम के अंदर जब यीट्स इनिस्फ्री के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ उसे एक प्लेस या एक आइलैंड के तौर पे ही बस एक्सप्लेन कर रहे हैं, या ये उनकी एक स्टेट ऑफ माइंड को भी एक्सप्रेस कर रहा है कि वो बेसिकली चाह क्या रहे हैं? डज द पोएट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज? क्या सचमुच में यीट्स को अपनी वो जगह याद आती है जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन बिताया था, जहाँ वो पैदा हुए थे, जहाँ वो पले बड़े थे, जहाँ शुरुआती जो दिन थे उन्होंने वहाँ बिताए थे?
तो यही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन को भी हम आंसर तभी प्रॉपर्ली कर सकते हैं जब हमें वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया हो, तो वो समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, तो क्या इस पोम में, आप खुद सोचिए कि क्या इनिसफ्री सिर्फ एक प्लेस है या एक स्टेट ऑफ माइंड है। अगर हम पूरी पोम की बात करें तो फर्स्ट स्टेंजा में क्या बताया है यीट्स ने, फर्स्ट स्टेंजा में उन्होंने बताया है कि वो इनिसफ्री जाना चाहते हैं और वहाँ क्या क्या करना चाहते हैं, ठीक है, अपना काम क्या करना चाहते हैं बेसिकली, है ना। दूसरे स्टेंजा में क्या बताया है, दूसरे स्टेंजा में बताया है कि उनको क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब उन्हें वहाँ क्या क्या ऐसा नज़ारा मिल जाएगा जहाँ उन्हें पीस मिल जाएगी, है ना, उनको कामनेस मिल जाएगी, स्टेबिलिटी मिल जाएगी, ट्रैंक्विलिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो पीस ढूंढने के लिए वो वहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट इन द लास्ट स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा, उसमें वो क्या बात कर रहे हैं कि अब वो इमेजिनेशन वाली दुनिया में नहीं है, अब वो उनकी जो इमेजिनेशन है वापस रियलिटी में आ गई है, वापस प्रेजेंट में आ गई है। और वो अभी क्या बात कर रहे हैं कि मैं इतना ज़्यादा वहाँ जाने की इच्छा इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब और मेरे दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा, मेरे कानों में बस एक ही आवाज़ गूंज रही है और वो है लेक आइल, जहाँ पर आइलैंड है वो इनिसफ्री, वहाँ मैं इसमें जाना चाहता हूँ। तो वहाँ उस लेक की पानी की ही आवाज़ हर वक्त मेरे कानों में गूंजती रहती है। एक्सक्यूज़ मी, वही आवाज़ है और अब मैं वहाँ किसी भी कीमत पर जाना चाहता हूँ। तो बेसिकली यीट्स के लिए तो एटलीस्ट इनिसफ्री सिर्फ एक प्लेस नहीं ही है, ये उसकी एक स्टेट ऑफ माइंड है, यानी ये उस एक इमेजिनेशन है और उसकी एक डिज़ायर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, जिसके लिए वो वहाँ जाना चाहता है और वो भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। आइए देख लेते हैं इसका रिटन एक्सप्लेनेशन। The natural beauty of Innisfree is not the creation of the poet's fancy, it is a real place that gives solace to the frustrated souls. The poet longs to live at such a beautiful and peaceful place, he misses it a lot. जैसा मैंने आपको बताया कि इनिसफ्री आइलैंड एक्चुअल में एक आइलैंड है, ये कोई उसकी कोई इमेजिनेशन नहीं है कि ऐसा एक जगह होगा और इस तरीके की वहाँ पर ये नज़ारा होगा और फिर ही मैं वहाँ ऐसा सब कुछ प्लेस इमेजिनरी प्लेस नहीं है, ये एक्चुअल में प्लेस एग्जिस्ट करती है इनिसफ्री आइलैंड। और ये प्लेस है जहाँ इनका जन्म हुआ, यीट्स का जहाँ जन्म हुआ उसके नज़दीक ही है, इसीलिए वो वहाँ के वातावरण से, वहाँ के माहौल से, वहाँ जो एनवायरनमेंट होता है उससे वाकिफ़ हैं। इमेजिनेशन उनकी किस चीज़ को लेकर चल रही है कि जब वो खुद वहाँ होंगे तो कैसे कैसे करेंगे और तब कैसी कैसी मॉर्निंग्स हैं, तो वो बेसिकली याद भी कर रहे हैं उनके डेज़ को, चाइल्डहुड डेज़ को याद कर रहे हैं और उसी से इंस्पायर होके इस इमेजिनेशन को कर पा रहे हैं कि हाँ मैं ऐसे ऐसे वहाँ करूँगा, ये खेती करूँगा या शहद के लिए हनी बीज रखूँगा, हाइव रखूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, इज़न्ट इट। तो वो उस इमेजिनेशन को कैसे कर पा रहे हैं जो डेज़ उन्होंने एक्चुअल में अपने बचपन में बिताए हैं उस जगह के पास। ऑलराइट, लेकिन उनका ये स्टेट ऑफ माइंड भी दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा वहाँ जाना चाहते हैं। और बिल्कुल ये सही है कि वो अपने जो बॉयहुड डेज़ हैं, he missed those days a lot, that is why only he wants to live those days again, वो उन दिनों को फिर से जीना चाहते हैं। ऑलराइट, तो ये पूरे क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से समझ लिया होगा और ये उसका रिटन एक्सप्लेनेशन है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हैं और आपको हेल्प करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, look at the words the poet uses to describe what he sees and hears at Innisfree। यहाँ आपको फिर से जो फ्रेज़ ये दिया हुआ है, ये अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग स्टैंज़ा से दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि ये जो वर्ड्स यूज़ करे हैं वो क्या डिस्क्राइब करता है, कि यीट्स ने क्या देखा, क्या सुना, बेसिकली क्या डिस्क्राइब करता है। तो फर्स्ट
है बी लाउड ग्लेड, ये स्टेंजा 1 से है। बी लाउड ग्लेड का मतलब होता है बजिंग साउंड मेड बाय द बीज, और कहाँ पर ग्लेड का मतलब है ओपनिंग, ठीक है, एक ऐसी ओपनिंग, क्लियरिंग, बेसिकली क्लियरिंग, एक ऐसा पैच, खुला हुआ पैच, तो खुले हुए एरिया के अंदर आता हुआ हनी बीज के पंखों की आवाज़, ऑलराइट, तो उसे कहेंगे बी लाउड ग्लेड। नेक्स्ट है इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, इसका मतलब बेसिकली ये है कि लिनेट्स विंग्स है, विंग नहीं है बेसिकली, तो बहुत सारे लिनेट पक्षियों के बारे में बात हुई है कि किस तरीके से वो पूरा झुंड जो है शाम के समय आकाश में वापस अपने घरों में लौटता हुआ दिखाई देता है, और किस तरीके से उनकी जो पंखों से भी आवाज़ होती है, जो फ्लटरिंग आवाज़ होती है, फड़फड़ाने की आवाज़ होती है, वो सुनाई देती है। तो इसी नज़ारे के बारे में ये बात कर रहे हैं कि वो क्या देखा उन्होंने, कैसे सुना, ऑलराइट। लास्ट है लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स, व्हाट पिक्चर डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड, यानी जो लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स है, ये एक, इफ़ यू अभी भी अगर आपको पोएटिक डिवाइसेस की ऑडिटरी इमेजरी जो पोएटिक डिवाइस मैंने आपको समझाई थी, अगर आपको वो याद है तो आप समझ जाएंगे कि ये एक ऑडिटरी इमेज ही क्रिएट यहाँ हो रही है, जहाँ पे आपको लैपिंग ये आवाज़ सुनाई दे रही है कि जो पानी है, लेक का जो पानी है, वो किनारे से भिड़कर आ रहा है, वहाँ से टकरा के वापस लौट रहा है, ओके। लेकिन ये किस तरीके की इमेज आपके दिमाग में क्रिएट करती है? फर्स्ट इज़ ऑडिटरी इमेज एंड सेकेंड जस्ट इमेजिन हाउ लवली इट विल लुक ब्यूटिफुल, ओके। अब हम आगे बढ़कर देखते हैं कि जो एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ मैं वो किस हद तक सही है। वेल, पहला क्वेश्चन है बी लाउड ग्लेड का, तो दीज वर्ड्स क्रिएट द पिक्चर ऑफ द हाइव एंड हनी बी हमिंग ऑल अराउंड, इट इज़ इन द ग्लेड, बिल्कुल ग्लेड में है, यानी ओपनिंग, और हनी बीज का जो साउंड होता है, बजिंग साउंड, उसके बारे में बात हो रही है। सेकेंड है लिनेट इज़ अ बर्ड विद विंग्स, व्हेन इट फ्लटर्स इट विंग्स it looks beautiful, and when the bird sits on a tree amidst beautiful natural scene, it leaves an indelible impression on the minds of the beholder. beholder का मतलब है देखने वाले की नज़रें, यानी होता है ना ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ द beholder, मतलब खूबसूरती देखने वाले की नज़र में ही होती है। तो आप जिस तरीके से या जिस नज़र से इस लिनेट को देखते हैं, उसके विंग्स को देखते हैं, बेसिकली वो ये इमेज क्रिएट हो रही है। तो यहाँ बताया गया है कि जब वो किसी डाल पर बैठी हुई है वो, और जब वो वापस लौटती भी है, व्हेन लिनेट बर्ड रिटर्न्स टू होम, तो वो भी एक इमेज है। तो टहनी पर, किस टहनी पर बैठी है? उसी टहनी पर जहाँ उसका घोंसला है, जहाँ वो रहती है, ऑलराइट। Last comes, it is an ordinary but bewitching scene. The waves strike the lake's shore to create a pleasing and soothing sound. बहुत ही pleasant sound और बहुत ही soothing sound ये create करता है। मतलब again मैं वही बोलूँगी कि बहुत ही calmness आप feel करते हैं, बहुत ही pleasant feel करते हैं, बहुत ही पीसफुल आप फील करते हैं, और यही वो सारी डिज़ायर्स हैं जिनके लिए वो इनिसफ्री येट्स जो हैं वो इनिसफ्री जाना चाहते हैं। और यही वो साउंड है जो कितने भी शोर शराबे या कितनी भी सन्नाटे के बावजूद उनके कानों से हट नहीं रहा, उनके दिल की गहराइयों में अभी भी गूंज ही रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लुक एट दीज वर्ड्स, peace comes dropping slow, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. What do these words mean to you? What do you think comes dropping slow from the veils of the morning? What does to where the cricket sings mean? देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये 3 डॉट्स जो हैं, जो ये डॉट्स होते हैं, यहाँ है, यहाँ पर है, इन डॉट्स का मीनिंग क्या होता है? ये एक इनकम्प्लीट फ्रेज़ को दर्शाते हैं, यानी कोई भी सेंटेंस जब हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जब उसको एज इट इज़ नहीं उठा के उस सेंटेंस के बीच के किसी वर्ड से अगर उसको उठाते हैं तो उसके पहले हम डॉट्स लगाते हैं। या और अगर हम कोई सेंटेंस या फ्रेज़ को लास्ट वर्ड तक नहीं उठा के उस फ्रेज़ के बीच में ही किसी वर्ड तक बस उठाते हैं या
कॉपी करते हैं तो उसके बाद ये 3 डॉट्स लगा देते हैं। इन 3 डॉट्स का बेसिकली मतलब होता है कि इट्स नॉट द कंप्लीट फ्रेज़, इसके बाद भी कुछ और वर्ड्स हैं, और पहले अगर ये 3 डॉट्स लगे हैं तो उसका मतलब है कि ये स्टार्टिंग से ये फ्रेज़ नहीं है, इसके पहले भी कुछ और वर्ड्स हैं। आई होप आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। उसके बाद इस क्वेश्चन का मतलब है कि ये जो 2 लाइन्स हैं ये तो इन्होंने एज इट इज़ जो सेकंड स्टैंजा है वहाँ से उठा ली हैं। उसके आगे है कि इन वर्ड्स का मतलब क्या, यानी इन दोनों फ्रेजेस का बेसिकली क्या मीनिंग निकल कर आता है। तो वो तो हमने एक्सप्लेनेशन में अच्छे से देख ही लिया है कि उसका मीनिंग क्या है। उसके अलावा है कि आपको क्या लगता है, अकॉर्डिंग टू यू, यहाँ आपका ओपिनियन मांगा गया है। अगर आपको ध्यान है तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपसे आपका ओपिनियन मांगा जाए किसी भी क्वेश्चन में, तब आप बिल्कुल वहाँ लिख सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं उस पोम के बारे में, इज़न्ट इट, या कोई भी पीस ऑफ वर्क है उसके बारे में क्या सोचते हैं, आप वो फीडबैक उस तरीके से दे सकते हैं। अदरवाइज़ कभी भी आपको कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है मैं वो आंसर में लिखूं, नॉट रियली। आपको उस चैप्टर में या वो पोम में या जहाँ से भी वो क्वेश्चन आया है वहाँ से वो उठाकर ही आंसर लिखना होगा। अब वहाँ आप अपना कि नहीं ये उसमें लिखा तो है चैप्टर में, लेकिन नहीं मुझे ये ठीक लगता है तो मैं ऐसे ही लिखूँ, नहीं, वो आपको नहीं करना है तब तक जब तक आपसे आपका ओपिनियन नहीं मांगा जाए। और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, कम्स ड्रॉपिंग स्लो फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग। अब आपको क्या लगता है, अब देखिए यहाँ आपसे ओपिनियन पूछा तो गया है बट स्टिल आप आंसर तो गलत नहीं लिखेंगे ना। आप ये तो नहीं लिखेंगे ना कि लिखा तो वहाँ पे मॉर्निंग के बारे में था लेकिन मुझे लगता है कि चांद की बात हो रही है, ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना। इट्स नॉट लॉजिकल इन एनी वे, ठीक है ना। तो आपको हर जगह अपना अननेसेसरी ह्यूमर ना डाल के और अननेसेसरी अपना ओपिनियन ना डाल के लिखना है कि वास्तव में क्या है, ठीक है, वास्तविकता में बने रहना है हमें। तो कम्स ड्रॉपिंग स्लो फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग एंड व्हाट डज टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। बेसिकली इनडायरेक्ट वे में इस पूरे स्टैंजा का ही मीनिंग आपसे पूछ लिया गया है, पूरे ही स्टैंजा का एक एक्सप्लेनेशन आपसे पूछ लिया गया है कि सुबह क्या हो रहा है और किस तरीके से सूरज उगता है, मिस्ट हटती है, अंधेरा छटता है, कितना वो खूबसूरत नज़ारा होता है। और वो खूबसूरत नज़ारा इट इज़ अकम्पनीड बाय, इट इज़ सपोर्टेड बाय द सॉन्ग ऑफ अ क्रिकेट। वो उसमें एक अपना ब्यूटीफुल सा म्यूज़िक, अपनी जो आवाज़ है उसकी एक बहुत ब्यूटीफुल सी जो वो आवाज़ है उसको ऐड करता है उसमें, उस नज़ारे में, उस एनवायरनमेंट में, और उस एटमॉस्फेयर को और भी ज़्यादा ब्यूटीफाई कर देता है, और भी ज़्यादा उसे खूबसूरत बना देता है और एक बहुत ही पीसफुल और कामनेस इफ़ेक्ट क्रिएट करता है और वो आपको बहुत ही स्टेबल फील करवाता है। ऑलराइट, यही मीनिंग है इसका। आइए इसका रिटन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी हेल्प करेगा। These words mean that peace surrounds that area at dawn. Dawn मतलब होता है morning. Dawn का meaning है morning, MORNING, सुबह और भोर का समय हमें कहना चाहिए, जिसे कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त ही वाली जो मॉर्निंग होती है ना एकदम सुबह सुबह वाली, ये वो है dawn. The pleasing and the pleasing and melodious sound of cricket greets the morning. मतलब जब क्रिकेट की आवाज़ आ रही होती है तो बेसिकली वो एक तरीके से जो सुबह है उसे वेलकम कर रहा होता है, उसको ग्रीट करता है, स्वागत करने जैसा फील होता है वो, कि मानो सूरज कोई मेहमान है और जो झिंगूर है, जो क्रिकेट है, वो इस प्लेनेट पे रहता है। तो अब चूँकि सूरज इस प्लैनेट की तरफ, जहाँ ये झिंगुर जिस जहाँ रह रहा है उस एरिया में आए हैं, इस प्लैनेट पर, उस एरिया पर आए हैं, तो ये ऐसा मानो कि गेस्ट का जिस तरह से हम स्वागत करते हैं उस तरीके से स्वागत कर रहा है गाना गा के। इट एड्स स्वीटनेस टू द सेरेनिटी ऑफ द प्लेस। सेरेनिटी का मतलब होता है शांति और गंभीरता का मिक्सचर। इसका मतलब
ठहराव भी बोल सकते हैं, या बहुत ही एक स्टेबिलिटी होना, बहुत ही इनोसेंस भी बोल सकते हैं कि एक इनोसेंस और बहुत ही मासूमियत भरा हुआ एक माहौल लगता है, वेरी सरीन। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है कि किस तरीके से जो क्रिकेट है वो मॉर्निंग का वेलकम करता है, और किस तरीके से जो है ये पूरा माहौल बहुत ही पीसफुल दिखाई देता है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। और मैं आपको याद दिला दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आते हैं हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ ये सभी टॉप कोर्सेज, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ई बुक्स और ई नोट्स के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप विज़िट कर सकते हैं। वीडियोस के लिए आप www.magnetbrains.com पर भी विज़िट कर सकते हैं। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।